नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम पूर्व कक्षाओं से एक बिंदु पर चर्चा आरंभ कर चुके थे और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाने के लिए आज का बिंदु आरंभ कर रहे हैं। पूर्व की कक्षा से हमारा एक चल रहा बिंदु है और उस बिंदु का नाम है दोस्तों छंद। अब इस छंद बिंदु की हम बात करें तो देखो छंद होता क्या है। जैसा कि आपको पहले से भी विदित है, आपने भी बताया कि ऐसी कोई भी रचना जिसमें मात्रा, यति, गति, तुक, लय, चरण, गण, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो ऐसी कोई भी रचना होगी उसे हम छंद कहते हैं। बिल्कुल हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं। वह ऐसी रचना या मैं कहूँ ऐसी कोई भी रचना जिसमें मोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले तो क्या, यति, तत्पश्चात गति, फिर तुक, चरण, गण, लय, वर्ण और मात्रा। ऐसी कोई भी रचना है जिसमें यति, गति, तुक, चरण, गण, लय, वर्ण और मात्रा, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो उस रचना को क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। और ऐसा कौन सी विधा में संभव है? पद्य विधा में संभव है। कहने का मतलब हुआ कि छंद जो है यह हिंदी विधा, या हम बात करें हिंदी भाषा की जो दो विधाएं हैं, एक गद्य है और दूसरी पद्य है, तो इस पद्य विधा का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, बिंदु है। अब दोस्तों बात ध्यान देने वाली क्या क्या है? इस छंद विधा के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले इसका परिचय, तत्पश्चात हमने जाना इसकी परिभाषा, उसके पश्चात हम इसके अवयवों की चर्चा कर रहे थे। पूर्व की कक्षाओं में हमने जाना था कि इसके जो मुख्य अवयव होते हैं, यति किसे कहा जाता है, गति किसे कहा जाता है, चरण किसे कहा जाता है, मात्रा कैसे लगाई जाती है। आज अब हम जो अनवरत चर्चा कर रहे हैं, जिस चर्चा को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वह अवयव से संबंधित ही है। जो छंद के मुख्य 6 अवयव माने गए। कितने अवयव मुख्य? 6। हालांकि यह प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता कि छंद के कितने अवयव होते हैं, यह आपसे कदापि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए एक हिंदी के विद्यार्थी, हिंदी भाषी विद्यार्थी को कि छंद के मुख्यतः हम 6 अवयवों को चर्चा में सम्मिलित करते हैं। सबसे पहला आपका कौन सा? यति, फिर आता है गति, उसके बाद आता है चरण और उसके बाद आता है दल और उसके बाद में आता है आपका मात्रा, और अंतिम जो चर्चा का विषय होता है वो है कौन सा होता है दोस्तों? गण होता है। क्या होता है? गण। अब ध्यान देना, यति होती है किसी भी काव्य पंक्ति को पढ़ते समय जहां विराम लिया जाता है, ये विराम, यही क्या कहलाती है दोस्तों? यति कहलाती है। क्या कहलाती है? यति। आपसे पूछ लिया जाए गति किसे कहेंगे, तो किसी भी रचना को पढ़ते समय जो वाणी का उतार चढ़ाव हो रहा है, जो आरोह अवरोह हो रहा है, उस आरोह अवरोह का नाम क्या है? गति। तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कि यति का अर्थ हुआ ठहराव। यति का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? ठहराव। तो गति का अर्थ हो गया बहाव। गति का मतलब क्या हुआ? बहाव, और यति यानी ठहराव। तो ठहरना, आराम करना, और बहना, चलते चले जाना। तो ठहराव यति है और पढ़ना गति है। और एक भाग, जो एक लाइन को हम यति तक पढ़ रहे हैं, अर्थात किसी भी छंद के जो 4 चरण होते हैं, या मैं कहूँ किसी भी छंद का जो 1/4 या चतुर्थ भाग होता है, 1/4 हिस्सा जो कहलाता है वह चरण कहलाता है। और एक से ज्यादा चरण एक साथ लिख दिए जाएं तो उसे क्या कहते हैं? दल। तो देखो ये दोनों एक जैसे हो गए। एक जैसे का मतलब अंतर संबंध हो गया। यति ठहराव, गति बहाव।
एक पंक्ति का आधा भाग चरण, एक में ही खूब सारे भाग लिख दिए जाए तो दल। फिर आती है क्या, मात्रा, जिसकी हमने पूर्व कक्षा में चर्चा की थी दोस्तों, क्या, किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय। और फिर मात्राओं को लगाया कैसे जाता है, मात्रा लगाने के नियम क्या होते हैं, उनकी गणना कैसे की जाती है। इन समग्र बिंदुओं को हम ध्यान में ले चुके हैं। आज हम जिस बिंदु को आगे बढ़ाने जा रहे हैं वह कौन सा है दोस्तों, छंद से संबंधित ही क्या, गण। कौन सा बिंदु लेंगे आज, गण, या मैं कहूं छंद के अवयव जो हम पढ़ रहे हैं, इन अवयवों में छठे नंबर पे हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वह कौन सा है दोस्तों, गण कहलाता है। क्या कहलाता है, गण कहलाता है। गण, गण का मतलब यही हुआ कि जो छंद के मुख्य आपके 6 अवयव होते हैं दोस्तों, 6 अवयव होते हैं, जिनमें सबसे पहला कौन सा हुआ, यति, नंबर 2 पे कौन सा हुआ, गति, नंबर 3 पे कौन सा हुआ आपका चरण, नंबर 4 पे कौन सा हुआ दोस्तों, दल, और नंबर 5 क्या हुआ आपका, मात्रा। अंतिम कौन सा आ जाएगा आपका, गण। गण क्या होता है, ध्यान दीजिए। गण होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह है। और कितने वर्णों का, यह भी जानना है जरूरी। कितने वर्णों का, 3 वर्णों का। किसी भी रचना में, किसी भी पद्य रचना में 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ध्यान रखना, एक परिभाषा और पढ़ते हैं हम, वर्णों का व्यवस्थित समूह है, वर्णों का व्यवस्थित समूह है, वर्णों का व्यवस्थित समूह है। इसके लिए वन वर्ड बता देता हूं, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है, क्या, वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। लेकिन छंदों के संदर्भ में गण की जो परिभाषा है दोस्तों, वह क्या कह रही है, 3 वर्णों का व्यवस्थित समूह है, गण कहलाता है। 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, गण कहते हैं। 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को गण कहते हैं। एक बात समझ में आ जानी चाहिए, ये 3 वर्ण कौन कौन से हैं। मान लीजिए मैंने लिखा मोहन, अब ये गण है या नहीं, इस बात की पहचान कब करेंगे, जब हमें यह पता होना चाहिए कि गण क्या होता है और कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसका किसी अन्य व्याकरण के बिंदु से कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध नहीं है, ध्यान रखना। तो मोहन जो शब्द है, इस पर यदि हम मात्राएं गिनना चाहें तो आप कहेंगे कि मैं पे ओ जुड़ा हुआ है, 2 मात्राएं हैं में 1 और न में 1, तो कुल मात्राओं की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 4 मात्राएं। कितनी मात्राएं हो गई, 4 मात्राएं हो गई। अब इन 4 मात्राओं के अंदर गण है या नहीं, यह पता हम कब लगा पाएंगे, जब हमें यह पता हो कि गण योजना क्या होती है। गण योजना क्या होती है, गणों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों अब गण की परिभाषा के बाद, गण किसे कहा, 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को गण कहते हैं। और ये संख्या में 8 होते हैं। गणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। कितने होते हैं, 8 होते हैं। और इन 8 को हिंदी में लिखने का तरीका क्या है वो भी सुन लीजिए। क्या, ये माता राजेभा ने से ले का। यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा, ये फॉर्मूला पूरा का पूरा बहुत बार एक परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न आया था दोस्तों कि इस पूरी की पूरी लाइन को लिख दिया और बीच में से कुछ गण हटा दिए और पूछ लिया अनुपस्थित गण का नाम बताइए। कहने का मतलब यह पूरा का पूरा एक ही शब्द है, ध्यान रखना। यहाँ पर शिरोरेखा टूटी इसलिए है क्योंकि भय वर्ण था। यह माता राजभान सलगा, ये कुल तो हैं ज्यादा, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लय और ग, ये दोनों के दोनों गण नहीं हैं,
ये तो केवल इस पंक्ति को पूरा करने के लिए जोड़े गए हैं, ये गण नहीं हैं, इनसे पहले ही हैं वो सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, गणों के नाम हैं। बता देता हूँ, देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5 है, 6, 7 और 8। प्रश्न आपसे पूछा गया गणों की संख्या कितनी होती है, तो गणों की कितनी संख्या होती है दोस्तों, 8 होती है। गण कैसे पहचाने कौन सी जगह क्या है, तो पहले इनके फुल फॉर्म अर्थात इनके पूरे नाम जानिए। इन गणों का पूरा नाम क्या होता है वो जानेंगे। बिंदु कौन सा, गण। सबसे पहला कौन सा आया, यह, तो यह क्या हुआ, गण हुआ, तो इसको मैं बोल सकता हूं यह गण। क्या बोल सकता हूं दोस्तों, यह गण बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, यह गण बोल सकता हूं। यहां हम लिखना आरंभ करेंगे क्या, गणों के पूरे नाम, इनके पूरे नाम लिखेंगे। तो देखो ये से क्या बना दोस्तों, यह, और आगे जोड़ दिया गण, तो पहला तो क्या बन गया, यह गण। पहला क्या बन गया दोस्तों, यह गण। दूसरा मैं, मां लिखा हुआ है, दूसरा है दोस्तों मगण। दूसरा क्या है, मगण, अर्थात ये गणों के पहले पहले वर्ण है, पहला पहला नाम, इससे फुल फॉर्म बना के आप गण का नाम बना सकते हो। तो ये से यह गण, मैं से मैं गण, तैसे तैगण, तैसे तैगण, ठीक है। उसके बाद में आएगा कौन सा, रैगण, रैगण, ठीक है। उसके बाद में जय तो जगण, उसके बाद में भय तो भगण, क्लियर, भय। उसके बाद में न तो नगण, और अंतिम कौन सा है, से तो सगण। अर्थात हमारे पास 8 के 8 गणों के नाम भी आ चुके हैं। 8 गणों के नाम कौन से हुए, यगण, बिल्कुल, मगण, तगण, रगण, जगण, भयगण और नैगण तथा सैगण। अब आप ये कहोगे कि सर ये नाम 8 हैं तो हम इनको ये, मैं, तय, रे, जय, भय, न, से ऐसे ही याद कर लेते हैं। कहने का मतलब विद्यार्थी के दिमाग में ये आता है कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं, या मात्रा जब है न और से, ये मैं तय, ये मैं तय, रे, जय, भय, न और से, हम ऐसे ही याद कर लेंगे। आप इसमें माँ, तारा ऐसे मात्राएं क्यों लगा रहे हैं, तो दोस्तों ये मात्रा ही नहीं, एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म है जहां से आप इन गणों की लक्षण, इनकी विशेषताएं सब निकाल लोगे, इस एक लाइन से ही निकल जाती हैं। एक बार इसे गौर से देख लीजिए, फिर अगले पंक्ति पर, अगली स्लाइड पर हम इनके एक एक गण के नाम, इसका पूरा नाम, इसका संकेत और इसका उदाहरण लेते हैं। कैसे, देखो यहां तक समझ में आया। गण किसे कहा जाता है, छंदों में 3 वर्णों का व्यवस्थित समूह है। छंदों में 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को दोस्तों गण कहा जाता है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। नाम आपके सामने उल्लेखित हैं। अब बात करते हैं एक एक की, क्या, तो हम इसको कहेंगे, अब अलग नाम दे सकते हो आप, क्या, गण योजना। अब चर्चा में कौन सी चीज लेंगे दोस्तों, गण योजना। गण योजना क्या होती है, देखो सबसे पहले आप इस सूत्र को वापस से लिखेंगे, वह सूत्र ही हमारे काम का है, क्या, ये माता राजय भान से लेगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। मेरे साथ 2-3 बार दोहराइए, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। ऐसे याद कर लीजिए, यमाता राजभान सलगा, ये माता राजभान सलगा, ठीक है। अब हम इसकी फुल फॉर्म करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप मेरे साथ जरा इस पर मात्रा लगाओ, और मात्रा लगाते ही आप इनके जोड़े समझ में आ जाएंगे। देखो ये पे एक मात्रा, क्योंकि ये में क्या जुड़ा हुआ है, ए। दीर्घ स्वर हो 2 मात्रा, गुरु स्वर हो 2 मात्राएं, लघु पे 1, मा में 2, ता पे 2, रा पे 2, जय में 1, भा पे 2, स्ने पे 1, से में 1, ले पे 1 और गा पे 2। क्यों, क्योंकि जहां जहां भी आ की मात्रा है, आ स्वर 2 स्वर वाला है, दीर्घ स्वर है तो 2-2 मात्राएं, और 1-1 वाला है तो 1-1 मात्राएं, ठीक है। अब हमें गण बनाने हैं, तो गणों का नाम नंबर 1 पे सबसे पहले कौन सा गण आया, ये से यह गण। सबसे पहला कौन सा है, यह गण, ठीक है। अब हम बात करें, ये तो कौन सा हो गया, गण का नाम, ये तो क्या है दोस्तों, गण। फिर हम दूसरा कॉलम बनाएंगे, क्या, इनकी मात्रा। क्या बनाएंगे, मात्रा। और मात्रा से पहले भी आप चाहो तो इसका नाम ले लेते हो, क्या ले लेते हैं दोस्तों, नाम।
मात्रा, और मात्रा के बाद में हम इसका एक उदाहरण भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों? उदाहरण। क्लियर? उदाहरण देखो कैसे, ऐसे ये माता, ये बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए चीज। इसका एक कॉलम आप चाहो तो और बना सकते हो दोस्तों। यहां उदाहरण को आप आगे लिख दीजिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, शब्द या गण समूह है, गण का समूह है, और उसकी फिर मात्रा, और मात्रा के बाद में आप उदाहरण ले लो। उदाहरण। अब देखो गण कौन सा? ये गण। ये गण तीन तीन का व्यवस्थित समूह बनाना है तो तीन जोड़े ले लो। ये माता, तो समूह क्या लिखा हुआ है? समूह क्या लिखा हुआ है दोस्तों? समूह लिखा हुआ है ये माता। तो ये माता की मात्राएं देख लो। पहले तो क्या है? एक, उसके बाद में मापे दो, और उसके बाद में दो। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि कोई शब्द ये गण का उदाहरण होगा तो उस पे मात्राएं इसी क्रम में लगेंगी। कुछ समझ में आया मेरे कहने का आशय क्या है? जैसे मान लीजिए, बिल्कुल जैसे मान लीजिए, हाँ ये जरूरी है, ये जरूरी है, शब्द लिखा हुआ है यशोदा, मैया यशोदा। अब मैं आपसे पूछूं कि यशोदा शब्द में कौन सा गण है, पहचानो। यशोदा शब्द कौन से गण का उदाहरण है, पहचानो। तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे? मात्रा लगाओगे। मात्रा देखो, ये पे एक मात्रा, ओ पे दो मात्रा, आ पे दो मात्रा, आई एस एस, यानी कि एक दो दो, ये जोड़ा बन रहा है। ये जोड़ा बन रहा है ना इन तीनों का। अब ये जोड़ा कहां बन रहा है? देखो यहां भी तीन नहीं, ये तीन भी 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 नहीं, ये बन रहे हैं आई एस एस, अर्थात ये माता। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि यह आप कह सकते हो कि कौन से गण का उदाहरण हो गया? यह गण का, अर्थात यशोदा शब्द। जैसे कि यशोदा शब्द पे मात्राएं लगाएंगे तो कौन सा गण बन जाएगा? यह गण बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? यह गण बन जाएगा। अब अगला गण आपको स्वयं बनाना है। लो जी, दूसरा गण। यह क्लियर? ठीक है। अगला कौन सा है? मैं। तो नाम क्या हो जाएगा? मैं से मगण, मैं फॉर मगन। दोस्तों ये लो जी मगन। समूह क्या बन रहा है? माता रा। तो ये लो जी मा, ता और रा। तीन तीन के जोड़े उठाने हैं ना, ये लो, ये तीन उठा लिए। क्लियर? अर्थात तीनों के तीनों ही कैसी मात्राएं आ रही हैं? बड़ी बड़ी बड़ी, अर्थात गुरु गुरु गुरु। ये लो जी गुरु मात्रा और गुरु मात्रा, यही है ना, गुरु गुरु गुरु। अर्थात यह गण में तो क्या था? पहला लघु और उसके बाद में दो गुरु। इनके अन्य नाम भी आते हैं इनके अनुसार दोस्तों। एक अच्छी चीज और बता देता हूं आपके लिए। क्या? अन्य नाम। इनके अन्य नाम कैसे? जैसे ये गण में सबसे पहला क्या है? लघु है, अर्थात आदि यानी आरंभ में, तो इसको कहा जाता है आदि लघु। इसको क्या कहा जाता है? आदि लघु। आदि लघु अर्थात ऐसा गण जिसमें शुरुआत में क्या हो? लघु मात्रा होती है। शुरू में लघु मात्रा है, शुरू में लघु मात्रा। इसमें तीनों गुरु हैं या नहीं है? तो आप इसको क्या कह दोगे? सर्व गुरु, अर्थात सभी क्या हैं? गुरु। सर्व गुरु अर्थात ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी क्या हैं इसमें? गुरु हैं। सारी मात्राएं कैसी लिखी जा रही हैं? गुरु की तरह लिखी जा रही हैं। सारी मात्राएं क्या लिखी जा रही हैं? गुरु की तरह ही लिखी जा रही हैं। तो गुरु की तरह लिखी जा रही हैं तो जाहिर सी बात है आप इसको क्या कह दोगे दोस्तों? तो आप इसको ये कह दोगे क्या? कि यह सर्व गुरु है, अर्थात इसमें सभी के सभी क्या हैं? गुरु हैं। उदाहरण लेना चाहें, जैसे यशोदा माता है सर्व गुरु, जैसे माता श्री। मात्रा लगा के देख लो, माँ पे भी दो मात्रा, ता पे भी दो मात्रा और श्री पे भी दो मात्रा। गुरु गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरु। क्लियर? ये कौन सा था? मगन। कौन सा था? मगन था दोस्तों। ये कौन सा था? मगन था। ठीक है। पहला यह गण क्या है? आदि लघु। ये क्या है? सर्व गुरु। तीसरे पे आओ, यह माह खत्म, दूसरा गण हो गया। तीसरा कौन सा है? ता, रा और जय। तो तय फॉर तगण। तीसरे गण का नाम क्या आ जाएगा दोस्तों? तयगण आ जाएगा। तीसरा गण कौन सा है? तयगण है, तयगण। अब तयगण का समूह क्या बना? ता, रा, जय, अर्थात ता, रा और जय, ताराज।
क्या बन रहा है, ताराज। तो मात्राएं देखो, गुरु गुरु लघु, अर्थात गुरु गुरु और लघु, तो ये गुरु और ये गुरु और ये लघु। तो अब इसमें देखो, आदि लघु, ये सर्व गुरु, ये अंत लघु, इसमें अंत में क्या आया, लघु आई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, अंत लघु, कि जिसके अंत में लघु मात्रा है। जिसके अंत में क्या है दोस्तों, अंत में जिसके लघु मात्रा है, अंत में जिसके क्या है, लघु मात्रा है, अंत में जिसको क्या है दोस्तों, लघु मात्रा है। जैसे तालाब है, तालाब, ये लो जी, ता ला और बे में एक मात्रा, तालाब। क्लियर। अगला देखो, तगण के बाद में क्या है, रे, तो जाहिर सी बात है अगले गण का नाम क्या आ जाएगा दोस्तों, रे, और रे फॉर रेगण, रे से रेगण। समूह क्या बनेगा, रा जय और भा, रा जय और भा, तो रा जय और भा, रा जय भा, रा जय भा। रा में मात्रा कितनी, 2, जय की 1 और भा की 2, तो इनके मध्य में क्या आ रहा है दोस्तों, लघु। आप इसको क्या कहोगे, मध्य लघु। इसको क्या कह देंगे दोस्तों, मध्य लघु, मध्य लघु, मध्य लघु। राज है भा, अर्थात जैसे भारती, भारती, भा 2 मात्रा, 1 मात्रा और 2 मात्रा। क्लियर। ये कौन सा होया दोस्तों, रेगण। कौन सा है अपना, रेगण। अगले पे बात करो, अगले की, नंबर 5। रा के बाद में कौन सा आ रहा है, जय, जय भा और न, तो जय फॉर जगण, जय फॉर जगण। समूह क्या बना, जय भा और न, जभान, क्या बना, जभान, अर्थात छोटा 2 और 1, अर्थात लघु गुरु लघु, तो लघु गुरु लघु। मध्य में क्या आ रहा है, गुरु आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मध्य गुरु। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको मध्य गुरु बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मध्य गुरु बोल देंगे। क्या बोल देंगे दोस्तों, इसको मध्य गुरु। जैसे प्रकार शब्द आता है ना, प्रकार या प्रकाश, प्रकाश, यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर 1, ISI है, लघु गुरु लघु, जय भा न। क्लियर। अगले पे चलो, अगले पे नंबर 6। अगला गण कौन सा है, देखो इधर, जय के बाद में क्या आएगा, भा, तो नंबर 6, भय फॉर भगण, बै फॉर भगण, और समूह क्या बनेगा, भा न और से। 3 के समूह ही लेने हैं ना, तो भा न और से। यहां पर क्या आ रहा है, सबसे पहले गुरु और उसके बाद में लघु लघु, तो गुरु लघु और लघु। अब इसमें क्या आया, आरंभ में गुरु, तो इसको आप क्या कह दोगे, आदि गुरु, अर्थात आदि गुरु, शुरू में जिसके गुरु हो। जैसे यहां आदि लघु, जिसके आदि शुरू में लघु था, यहां पर आदि गुरु, जिसके आरंभ में गुरु है। क्लियर। जिसके आदि में क्या है, गुरु है, जिसके आदि में क्या है, गुरु है। जैसे भारत, जैसे भारत, 2 1 1, 2 1 1। क्लियर। 2 1 1, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, भयगण कहेंगे। क्या कहेंगे, भगण कहेंगे। अगला देखो, भय के बाद में कौन सा आ रहा है, न, तो अगला गण कौन सा हो गया दोस्तों, नैगण हो गया। कौन सा हो गया, नैगण हो गया। कौन सा हो गया, नैगण। और नैगण का समूह क्या है, न से ले, न से ले, न से ले, नैसल, न से और ले। दोस्तों तीनों पे 1 1 मात्राएं हैं, तो ये लो 1 1 और 1, और यहां पर सारे के सारे ही छोटे हैं, तो इसको बोलेंगे क्या, सर्व लघु। जैसे यहां पर आया था सर्व गुरु, ये क्या है, सर्व लघु, अर्थात सारे के सारे ही छोटे लिखे जाएंगे हैं। सारे के सारे ही क्या लिखे गए दोस्तों, यहां पर छोटे लिखे गए। जैसे कमल, कमल, सभी छोटे हैं, यहां पर सभी छोटे, अर्थात 1 मात्रा वाले स्वर, 1 मात्रा वाले स्वर। न का काम क्लियर। अब अगला कौन सा है, से। अब पता चला ये यहां पर क्यों रखे गए थे 2, ताकि इसका गण पूरा बनाया जा सके, इसका समूह पूरा बनाया जा सके। अगला गण कौन सा है, सैगण। अगला गण कौन सा है दोस्तों, सैगण है, सैगण, सगण। सैगण का समूह क्या है, सलगा, सैलेगा। सगण का समूह क्या है दोस्तों, सलगा। और सलगा में मात्रा क्या है, लघु लघु और गुरु, लघु लघु और गुरु। अब अंत में गुरु आ रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, जैसे देखो, आदि लघु, सर्व गुरु, अंत लघु। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अंत गुरु, अर्थात ऐसा गण जिसके अंत में गुरु हो, अंत में जिसके गुरु हो। एक दूसरे से सारों के लक्षण प्रत्येक का अलग है, एक का अन्य सभी से अलग लक्षण है। वही देखो, अंत गुरु, तो अंत गुरु एक ही, अब इसके अलावा अंत गुरु और कहीं भी नहीं है।
ये देखो, ये सर्वगुरु है और यह मध्य गुरु है और यह आदि गुरु है। अर्थात एक गण अन्य किसी गण से पूर्ण रूप से भिन्न है, उससे कोई संबंध नहीं है। न तो मात्राओं में समानता, न उसके वर्ण समूह में समानता, न उसके समूह में समानता। जैसे सरिता है, जैसे सरिता, ता में आ की मात्रा 2 और से और रे ई की मात्रा छोटी अर्थात 1 1, तो 1 1 2, 1 1 और 2 लग जाएंगी, 1 1 और 2 लग जाएंगी। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तो यह थी आपकी क्या, गण योजना। यह क्या है, हमारी गण योजना। मेरे कहने का आशय यहाँ यह है कि जब भी हम छंद निर्धारण करेंगे तो छंदों के निर्धारण के लिए आवश्यक विषय वस्तुओं में 2 बातों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। एक होगी किसी भी छंद में मात्राओं की संख्या, दूसरी होती है किसी भी छंद में वर्णों की संख्या। या तो मात्राओं की संख्या के आधार पर हम छंद का निर्धारण कर लेंगे या वर्ण की संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण करेंगे। दोस्तों, आपको बता देना चाहूंगा कि यदि आप वर्ण की संख्या के आधार पर छंद निर्धारण कर रहे हो तो अति आवश्यक शर्त हो जाती है आपकी गण योजना, अर्थात गण का हमें पता होना चाहिए। तो अब मेरे साथ आप इसे बिना देखे दोहराने का प्रयास करेंगे कि गण कितने होते हैं। तो गण होते हैं संख्या में 8। कितने होते हैं? 8। ये गण, मैं गण, तय गण, बिल्कुल, रैगण, जयगण, भैगण, नैगण और सगण। ये मा ता रा जय भा न से और ले और गा, ये दोनों गण नहीं है, ये हमने केवल इनकी गण योजना या इसका सगण का पूरा वर्ण समूह बनाने के लिए ले और गा को लिखे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ले यानी लो और ग यानी गण। लो जी, गण योजना कंप्लीट हो गई है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि जब आपको यह पूछा जाए कि छंद के जो अवयव हैं उसमें महत्वपूर्ण अवयव कौन से हुए, तो महत्वपूर्ण अवयवों में देखो नाम आता है, एक तो विस्तार जिसने प्राप्त किया ऐसा अवयव, एक तो है मात्रा और दूसरा दोस्तों कौन सा है? गण। दूसरा कौन सा है? गण। गण योजना होती है 3 वर्णों का व्यवस्थित समूह है। और यहां से 3 हटा दूं, केवल लिख दिया जाए वर्णों का व्यवस्थित समूह है। ये रहा, वर्णों का व्यवस्थित समूह है। तो यह गण की परिभाषा नहीं बल्कि गद्य व्याकरण की वर्णमाला शब्द की परिभाषा हो जाती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? गण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गण कहते हैं। गण की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये उनके नाम है। ये क्या है दोस्तों गणों के? ये नाम है, नाम है। ये दोनों, ये 8 के 8 क्या है? नाम है आपके समक्ष। यह इनका क्या है दोस्तों? गण का सूत्र है। गण सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा। और इसी सूत्र पे आपको क्या लगा लेनी है? ऐसे मात्राएं लगा लेनी है। इसी सूत्र पे क्या लगा लेनी है दोस्तों? इसी सूत्र पे हमें क्या लगा लेनी है? मात्रा लगा लेनी है। और फिर इन मात्राओं से हमें क्या करना है? इस प्रकार से ऐसे 3-3 जोड़े बना लेते हैं। जैसे यह गण हो गया, उसके बाद में यह तगण हो गया, यह मगण हो गया, उसके बाद एक जोड़ा यह बन गया। फिर आप तत्पश्चात जोड़ा बनाएंगे, यह बन गया। तत्पश्चात जोड़ा बनाएंगे ऐसे। 3-3 के समूह है, 3-3 के समूह बना दो, 3-3 के समूह है ऐसे। तो आप 8 समूह बना लेते हो। और जो 8 समूह बनते हैं उन 8 समूहों के नाम भी आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो, ये तो रहे समूह है, ठीक है। ये उन समूहों की लिख दी मात्राएं और ये उनके उदाहरण और ये उन गणों के अनुसार उस गण का अन्य नाम आपके समक्ष मैंने लिख दिया है। ये क्रमांक संख्या और ये 8 के 8 आपके क्या आ गए हैं दोस्तों? गण योजना आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दी है। तो यह तो थे छंद के मुख्य 6 अवयव, जिसमें सबसे पहले हमने चर्चा की थी यति, तत्पश्चात गति, फिर पढ़ा चरण, फिर पढ़ा दल, उसके बाद मात्रा, मात्राओं के नियम, मात्राओं की गणना और वर्णों की गणना। उसके बाद हमने अभी अभी जाना गण और गण का समूह, गणों के समूहों के नाम और उनके उदाहरण तथा उनके
अन्य नाम और उन गणों के अनुसार उनकी मात्राएं। जैसे मैं कहूं कि द्रुत विलंबित छंद हम पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान से समझना, एक बहुत अच्छी समझ में आएगी बात। क्या कि द्रुत विलंबित एक छंद का नाम है दोस्तों, अभी आएगा। द्रुत विलंबित हम एक छंद पढ़ेंगे तो द्रुत विलंबित छंद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको नगण भगण भगण रगण की गण योजना मिलेगी। द्रुत विलंबित होय नभ भरा, अर्थात द्रुत विलंबित छंद में नगण भगण भगण रगण की गण योजना होती है। अब आप आराम से पहचान सकते हो कि द्रुत विलंबित छंद कौन सा होगा, उसके लक्षण क्या होते हैं। एक इन 4 वर्णों से सब कुछ पता चल जाएगा। कैसे कि जब हम द्रुत विलंबित छंद का कोई उदाहरण पढ़ेंगे दोस्तों, तो उस समय हमें पहले 3 अक्षरों पे नगण के अनुसार मात्राएं मिलेंगी। तो द्रुत विलंबित छंद के अनुसार देखो, नगण के अनुसार मात्राएं, अर्थात सबसे पहले 3 मात्राएं, 3 वर्णों पे मात्रा ये आएगी, एक पंक्ति की बात बता रहा हूं। उसके बाद में भगण भगण अर्थात भानस भानस, ये रहा देखो, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, और उसके बाद में रगण अर्थात राजबा, गुरु लघु गुरु है, गुरु लघु और गुरु। बहुत अच्छे से समझो इस चीज को, अभी क्लियर हो जाना है ये वाली बात है। रगण को गुरु, गुरु लघु और गुरु, ये लो। अगर द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है, द्रुत विलंबित छंद का यदि उदाहरण होगा तो उस पूरी लाइन पर ये मात्राएं लगेंगी। पहले अक्षर पे, पहले वर्ण पे 1 मात्रा, दूसरे पे 1 मात्रा, तीसरे पे 1 मात्रा, चौथे पे 2, पांचवें पे 1, छठे पे 1, 7वें पे 2, 8वें पे 1, 9वें पे 1, 10वें पे 2, 11वें पे 1 और 12वें पे 2। तो आप अब बता सकते हो, बताओ इस द्रुत विलंबित छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आप गिन लोगे कि 3-3 वर्णों के या 3-3 वर्णों के व्यवस्थित समूह है कि 4 गण आ रहे हैं, तो 4 तिया 12। पहला प्रश्न का जवाब, द्रुत विलंबित छंद में वर्ण कितने होते हैं एक चरण में, तो आप कहोगे कि एक चरण में 12 वर्ण होते हैं। क्लियर। दूसरी बात, दूसरे में भी कितने होंगे 12, तीसरे में भी कितने होंगे 12, चौथे में भी कितने होंगे 12। तो बताओ द्रुत विलंबित छंद के एक पूरे के पूरे पद में कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी। तो 12 गुणा 4 बराबर आप बता दोगे कि सर 48 वर्ण होंगे। मैं पूछूं कि बताइए दूसरे चरण के तीसरे वर्ण पर क्या मात्रा होगी, तो आपको पता है कि वर्णों में मात्रा एक जैसी पाई जाती है। तो प्रत्येक पंक्ति का तीसरा वर्ण, यह हुआ 1, 2 और तीसरा वर्ण, प्रत्येक पंक्ति के तीसरे वर्ण पे कितनी मात्रा पाई जाती है, 1 मात्रा पाई जाती है। बहुत अच्छे से सुन लीजिए दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम संधि समास के 4-4 उदाहरण रट लोगे, काम चल जाता है, समझ लेते हैं चल जाता है। लेकिन ये टेक्निकल चीज है, मैथ्स की तरह है, पूरा का पूरा इसमें कोई है ही नहीं है, हिंदी व्याकरण नहीं है, यह पद्य की व्याकरण है। ध्यान रखना, छंद रस अलंकार काव्य गुण दोष और शब्द शक्तियां, रस का साधारणीकरण सिद्धांत लॉन्जाइनस का और उदात्त, ये सब के सब ऐसे ध्वनि सिद्धांत, काकू वक्रोक्ति सिद्धांत, ये सब के सब ऐसी चीजें तो पद्य भाषा है, पद्य भाग की व्याकरण होती है। इसमें हमें हमारा मस्तिष्क लगाना ही पड़ेगा, ये टेक्निकल्स हैं, इसकी तकनीक समझनी पड़ेगी। तो यहां से कितने सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पहला, द्रुत विलंबित छंद में किसकी गण योजना पाई जाती है, तो नगण भगण भगण रगण की गण योजना, एक आंसर। दूसरा प्रश्न, क्या द्रुत विलंबित छंद में एक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 12। द्रुत विलंबित छंद में अंतिम 3 चरणों में या अंतिम 3 वर्णों में कौन सा गण होता है, तो रैगण होता है। मध्य के 2 में कौन सा होता है, भगण होता है। आरंभ में कौन सा होता है, नैगण होता है। कुल वर्णों की संख्या 32 होती है। सभी वर्ण अगर सभी चरणों में वर्ण समान है तो बताओ ये किस प्रकार का छंद हुआ, तो दोस्तों यह हुआ समवर्णिक छंद। क्या हुआ, समवर्णिक छंद हुआ। तो बताइए समवर्णिक छंद है तो ये साधारण है या दंडक है, तो आप इसको कह सकते हो कि ये साधारण छंद में है। और साधारण छंद क्या होते हैं, दंडक क्या होते हैं, हम उनकी अब चर्चा करने वाले हैं। यहां तक की बात समझ में आई, गण योजना क्या कहना चाह रही है, मैं उस दिशा की ओर संकेत कर रहा था कि जब हम मात्रा के आधार पर छंद का निर्धारण करेंगे तो हम केवल छोटी और बड़ी मात्रा लगा करके मात्राएं गिन लेंगे। लेकिन यदि वर्णों के अनुसार यदि छंद का निर्धारण होगा दोस्तों, तो वर्ण की गिनती के साथ हमें यह गण योजना पता होनी चाहिए। और यह गण योजना यदि पता है तो एक छंद के नाम के आगे मैं आपके समक्ष एक लाइन लिखूंगा, उससे संपूर्ण छंद का आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। यह सौटिक नहीं है बल्कि यह इसका सार लिखने वाला हूं, जो अभी हम आगे जब चर्चा करेंगे छंदों के नामों और उनके उदाहरणों की तब आएगी। तब तक हम बात करते हैं आगे। एक बार इसे बहुत गौर से देख लीजिए, फिर मैं आगे की वार्ता आरंभ करूंगा दोस्तों।
यह सारा का सारा था जो वृत्तांत था, वह था हमारा कौन सा, गण से संबंधित। अब छोटी छोटी दो बातें आपको और पता होनी चाहिए। देखो क्या, एक होती है तुक, यह भी हम छंद में ही पढ़ते हैं, छंद के अवयव के अंदर ही। क्या होती है दोस्तों, तुक क्या होती है, तुक। कोई भी एक चरण है हमारे पास, कोई भी दूसरा चरण है हमारे पास, कोई भी 4 चरण है हमारे पास, और कोई भी 8 चरण है हमारे पास। ध्यान रखना, जैसे कि अलंकारों में आपने नाम सुना होगा, अलंकारों में एक अलंकार का नाम है, बहुत अच्छा सा नाम है, सबको याद रहता है, अनुप्रास। कौन सा नाम है दोस्तों, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार का एक अन्य प्रकार है, या अनुप्रास अलंकार का जो एक उपभेद है, अलंकार के भेदों में अनुप्रास और अनुप्रास का एक उपभेद है जिसका नाम है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार के यदि आपने उदाहरण पढ़े हो तो आपको याद हो रहा होगा, याद आ रहा होगा कि ऐसा अलंकार या ऐसी कोई भी पद्य रचना जिसके चरणों के अंत में एक समान ध्वनि या एक समान वर्ण आते हों। अर्थात अब आ रही है वह बात, क्या, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्लियर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। दोस्तों ध्यान देने वाली चीज बता रहा हूं, क्या यहां पर रैवर्ण है, यहां भी रैवर्ण है, अर्थात एक समान वर्ण आ रहा है, कौन सा, रे। यहां पर भी देखो गे के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ई। क्या जुड़ा हुआ है, ई। तो ये जो वर्ण का आना है, अर्थात सम चरणों में, या मैं कहूं कि किसी छंद के सम चरणों में या किसी भी छंद के चरण के अंत में एक समान ध्वनि आती है, उसे कहते हैं तुक मिलना। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तुक मिलना। छंद में अगर तुक मिल रही है तो उसे राग कह सकते हैं। राग की क्या बढ़ जाती है दोस्तों, संभावना बढ़ जाती है। अब ये सब चीजें आपको वैसे ही तकनीक से समझनी है। अगर किसी भी चरण या समान चरणों में, या मैं कहूं 2 या 2 से अधिक चरणों के अंत में वर्ण समान आ रहे हैं, रे रे, गे गे, या गी गी, या अंगी अंगी, देखो संगी रंगी अंगी, तो अंगी आ रहा है, और यहां पर गर गर अर्थात अर की ध्वनि आ रही है, तो एक समान ध्वनि आ रही है, अंत में एक समान वर्ण का आना, अलंकार के अनुसार तो अनुप्रास अलंकार। परिभाषा क्या हो रही है, वर्ण की आवर्ती हो रही है, बिल्कुल रे, वर्ण की आवर्ती हो रही है, गे के साथ ई की आवर्ती हो रही है। दूसरी बात, अंत में एक समान है, इसलिए अंत्या अनुप्रास, अर्थात लाइन के अंत में अनुप्रास है, बिल्कुल अंत में अनुप्रास है। तो ये तो आपके अनुप्रास अलंकार या काव्य शास्त्र के एक बिंदु अलंकार के संदर्भ से सही हो गया। दूसरी बात, छंद के संदर्भ से समझे तो अंत में एक जैसे ध्वनिया का आना, अर्थात तुक मिल रही है, और यदि तुक मिल रही है तो राग की संभावना बढ़ सकती है, और यदि राग की संभावना बढ़ सकती है तो जाहिर सी बात है पद कौन सा है, गेय है। क्या है दोस्तों, गेय। गेय का मतलब जिसे गाया जा सकता हो, जिसे गाया जा सकता है, अर्थात ऐसा पद जिसे गाया जा सकता है। गेयता का गुण जिस काव्य में पाया जाता है, जिसको राग के साथ गाया जाता है। आपने भी बहुत बार सुना होगा, हनुमान चालीसा या हम कहें रामचरितमानस की चौपाइयाँ या दोहे या सोरठा हम सुनते हैं, तो उस समय हमें बहुत सारे पदों को राग के साथ गाते भी हैं, दोहराते भी हैं, श्रवण को भी मिलते हैं, वाचन को भी मिलते हैं। तो वह वजह यही है कि अंत में तुक मिलना। तो तुक का मतलब समझ में आ गया, यदि किन्हीं 2 चरणों के या 2 से अधिक चरणों में अंत में, किन्हीं 2 या 2 से अधिक चरणों के अंत में एक समान ध्वनि का आना क्या कहलाता है, तुक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तुक कहलाता है। हम इसे परिभाषा के शब्दों में भी बांध सकते हैं, क्या, किन्हीं 2 या 2 से अधिक चरणों में,
किन्हीं 2 या 2 से अधिक चरणों में समान ध्वनि आना, समान ध्वनि का आना तुक कहलाता है। किन्हीं 2 या 2 से अधिक चरणों में एक समान ध्वनि का आना क्या कहलाता है दोस्तों? तुक कहलाता है। और जहां भी तुक मिल जाती है वहां राग बढ़ जाती है, राग बढ़ जाती है तो गेयता बढ़ जाती है, और गेयता का मतलब हुआ उस पद को राग से गाया जा सकता है, उस पद को हम राग के साथ गा सकते हैं। यह क्या थी दोस्तों? छंद के अवयव में तुक से संबंधित बात। और जिसमें तुक मिलती है उसमें लय भी होगी, उसमें लय भी आ ही जाती है। तो लय के संदर्भ में समझ में आया, लय यानी राग दोस्तों, लय यानी राग की जहां तुक मिली तो जाहिर सी बात है लय की संभावना भी बढ़ सकती है। लय का मतलब वही होता है, लय का मतलब होता है वाणी का आरोह है अवरोह है, वाणी का आरोह है अवरोह है। आरोह यानी वाणी का चढ़ना। जब आप पढ़ते हो कई बार ध्वनियों के साउंड आपने पढ़े होंगे तो ऐसे आते हैं, ऐसे छोटा बड़ा ऐसे। तो ये क्या है? ये अल्ट्रासाउंड्स हैं, अर्थात उस वर्ण के उच्चारण में होने वाली ध्वनियों का उतार चढ़ाव, कभी ज्यादा कभी कम। चढ़ना है आरोह है और उतरना है क्या होता है दोस्तों? उतरना होता है अवरोह है, अर्थात घटता क्रम और बढ़ता क्रम। ये हमने चर्चा की है दोस्तों। यह किससे संबंधित की है? छंद के अवयवों से संबंधित। एक बार समग्र पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे, फिर हम छंद के प्रकारों पर चलेंगे दोस्तों। तो समग्र के प्रकाश में ध्यान से सुनो, क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो हम पूर्व की कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं, 2 मिनट में सारी बातों का रिवीजन करवा रहा हूं। सबसे पहले छंद क्या होते हैं? कोई भी ऐसी रचना जिसमें मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक, चरण, बिल्कुल तुक, चरण, गण आदि का ध्यान रखा गया हो, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? छंद कहते हैं। और अब एक चीज और यहां से मैं बता दूं, अगर इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा जाए, अगर इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा जाए, जैसा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बादल राग 6 में मिलता है, 4 में मिलता है, 5 में मिलता है, कहने का मतलब ऐसी रचना जिनमें तुक, वर्ण, मात्रा है, गण, चरण, किसी बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया, वह कहलाती है छंद मुक्त रचना। क्या कहलाती है दोस्तों? छंद मुक्त रचना। आपने पढ़ा भी होगा, जब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की छंद मुक्त रचना पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एक लाइन बड़ी है, एक लाइन छोटी है, एक लाइन और बड़ी है, एक लाइन और बड़ी, फिर एक लाइन छोटी सी है। तो कोई लाइन बड़ी है, कोई लाइन छोटी है, ऐसी स्थिति को कहा जाता है क्या? रबर छंद। क्या कहा जाता है? रबर छंद। रबर छंद का मतलब हो गया मुक्त छंद। रबर क्यों कहा? कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, अर्थात कभी पंक्ति बड़ी है, कभी छोटी है। और इसी वजह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है रबर छंद के प्रवर्तक। क्या कहा जाता है? रबर छंद के प्रवर्तक। आप एक नाम और पढ़ सकते हो, क्या? केचुआ छंद। कौन सा छंद? केचुआ छंद। केचुआ भी तो होता है ना, छोटा और बड़ा होता रहता है। तो केचुआ छंद या रबर छंद या छंद मुक्त या मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी माना जाता है। यह बात भी हमें यहीं से पता चल जाती है। तो छंद के संदर्भ में पता चल गया क्या? कि ऐसी कोई भी रचना जिसमें मात्रा, वर्ण, इनकी संख्या, या हम कहें चरण, गण, तुक, राग, लय, इन सब बातों का ध्यान रखा जाए तो वो छंद कहलाता है। फिर दूसरी बात, छंद वेद विदित हैं, अर्थात इनका कहीं न कहीं वेदों में भी उल्लेख मिलता है। फिर कहाँ मिलता है सर? तो वेदों में उल्लेख मिलता है, बिल्कुल ऋग्वेद के हम बात करते हैं 10वें मंडल की। 10वें मंडल में सूक्त दिए गए हैं, जिनमें 90 नंबर का सूक्त है, पुरुष सूक्त जिसका नाम है। 90वें सूक्त के 9वें मंत्र में आप छंद विधान की व्यवस्था का वर्णन प्राप्त करते हैं। फिर बात करते हैं, अगर वेदों में छंद है तो जाहिर सी बात है आदि छंद का प्रवर्तक कौन हुआ? तो आदि छंद या हम कहें आदि छंद शास्त्र के ज्ञाता कौन हो गए? स्वयं ब्रह्मा जी। और वर्तमान में हम छंद शास्त्र का प्रवर्तक किसको मानते हैं? महर्षि पिंगल या आचार्य पिंगल को। तो ब्रह्मा जी कब हुए थे और पिंगल कब हुए थे? तो ब्रह्मा जी से पिंगल तक के इस बीच के कालक्रम में कौन कौन से आए? तो दोस्तों इसके लिए भी हमें पता चल चुका क्या?
सबसे पहले ब्रह्मा जी, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद च्यवन, च्यवन के बाद मांडव्य, फिर सैतव, सैतव के बाद यास्क मुनि, और यास्क मुनि के बाद में कौन आते हैं आपके आचार्य पिंगल आते हैं, जिनकी रचना का नाम क्या है छंद सूत्र, और छंद सूत्र को ही क्या कहा जाता है आदि छंद शास्त्र ग्रंथ का नाम भी दिया गया। उसके बाद हमने बातें करी क्या छंद के अवयवों की, मुख्य रूप से 6 अवयव, यति और गति, यति यानी ठहराव, गति यानी बहाव, क्लियर। उसके बाद में चरण और दल, चरण क्या होता है छंद का चतुर्थांश चरण कहलाता है, एक से अधिक चरण एक साथ लिख दिए जाए तो उसे दल कहा गया। उसके बाद मात्रा की बात करी, मात्रा के प्रकार 2, लघु और गुरु, लघु का संकेत खड़ी पाई, गुरु एस की तरह या उल्टा 2 हम लिखते हैं। फिर मात्रा लगाने के नियम, लघु स्वरों पे लघु मात्रा, गुरु स्वरों पे गुरु मात्रा। तत्पश्चात हमारी चर्चा रही दोस्तों, वह महत्वपूर्ण बिंदु पर रही थी अनुस्वार और विसर्ग, जिनको अयोगवाह्य कहा जाता है। सदैव गुरु होंगे लेकिन अनुनासिक, अगर लघु के साथ है तो लघु मात्रा, गुरु के साथ है तो गुरु मात्रा। और एक महत्वपूर्ण बात हमने वहां पढ़ी थी, वह थी संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वाले वर्ण पे यदि लघु मात्रा है तो भी 2 मानी जाएंगी, लेकिन उसी शब्द में उससे पूर्व वाले शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर छंद के अवयव में अंतिम जो बात हमने अभी अभी जानी है वह कौन सी थी दोस्तों, आपकी गण योजना। कौन सी थी, गण योजना, जिसमें 8 गण यमाता राजभान सलगा, और इनके नाम हमने जाने, नामों के साथ हमने इनके समूह की चर्चा करी, मात्राओं की चर्चा करी, उदाहरणों की चर्चा करी और अन्य नामों की चर्चा की। ये सब जानने के बाद हमारी एक छोटी सी चर्चा और रही है दोस्तों, वह किस पर रही है कि लय क्या होता है, तुक क्या होती है, राग का मिलना किसे कहेंगे, गेयता का गुण क्या होता है। ये सब बातें जान लेने के बाद अब हम बहुत खूबसूरती से आरंभ करने वाले हैं, क्योंकि अब तक जो जितना भी हमने पढ़ा वह सारा है छंद का रॉ मटेरियल, छंद के लिए कच्चा माल। छंद शास्त्र का अध्येता अगर विद्यार्थी बनना चाह रहा है तो उसे इन सब बातों का पता होना चाहिए, तभी वह छंद पहचान सकता है, तभी वह छंद समझ सकता है। अगर छंद का परिचयात्मक ब्यौरा ही आपको पता नहीं तो छंद का पढ़ना एक प्रकार से किंवदंती या मजाकिया मात्र रह जाता है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों क्या, छंद के प्रकार की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, छंद के प्रकार की। तो अगली हमारी आज की हेडिंग हो जाएगी, वह क्या हो जाएगी क्या दोस्तों, छंद के प्रकार। छंद के प्रकार, अब समझो छंद के प्रकार, यहां से भी बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूं जो समझो। क्या छंद के प्रकार, मोटे तौर पर सीधा सा प्रश्न है, छंद के कितने भेद होते हैं, 2। कितने भेद होते हैं दोस्तों, 2 भेद होते हैं। एक होता है वैदिक छंद और दूसरा होता है दोस्तों लौकिक छंद। एक तो कौन सा होता है वैदिक छंद और दूसरा कौन सा होता है लौकिक छंद। ये कहां लिखा है दोस्तों, वेदों में। इसका कहां उल्लेख है, वेदों में उल्लेख। अब जाहिर सी बात है वैदिक है तो कौन सी भाषा में है, संस्कृत में। कौन सी भाषा में है, संस्कृत में है। इसका मतलब हिंदी के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। यही तो बात है काम की चीजें, कि हमें अगर बेस पता नहीं होगा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। छंद के प्रकार में सबसे पहला प्रकार वास्तव में यही था, वैदिक छंद। ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त में मिल रहा है 9वां मंत्र, वो इसी का है, वो इसी का है, इसीलिए इसको वैदिक छंद कहा। आदि छंद प्रवर्तक जिसमें ब्रह्मा जी का उल्लेख मिलता है वो यही है, क्लियर। जिसमें आपके अनुष्टप नाम का जो छंद है वो सर्व विदित या सर्व प्रसिद्ध माना जाता है। 8 प्रकार के हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। अब हम बात करते हैं हमारे कौन से लौकिक छंद की। यह लौकिक छंद क्या, हम ये कहेंगे क्या, संस्कृत के लौकिक रूप, या मैं कहूं वर्तमान हिंदी में प्रचलन। तो बताओ हमारे काम का कौन सा हुआ दोस्तों, लौकिक हुआ। हमारे काम का कौन सा हुआ, लौकिक छंद हुआ। सबसे पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिए, छंद के प्रकार कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, वैदिक लौकिक, वैदिक लौकिक, वैदिक लौकिक, क्लियर। वैदिक क्या होते हैं, जो वेदों में उल्लेख है, वैदिक संस्कृत में जिसका उल्लेख मिलता है, जिसमें वेद आदि लिखे गए, ठीक है। अब बात आती है क्या
लौकिक छंद। लौकिक क्या? संस्कृत के लौकिक रूप। और संस्कृत का लौकिक रूप क्या है दोस्तों? अपभ्रंश। अपभ्रंश ही तो होता है। क्यों है अपभ्रंश? क्यों है यह भी समझ लीजिए। लौकिक संस्कृत कौन सी है? जनभाषा। जनभाषा समय के साथ बदलती गई। लौकिक संस्कृत से सबसे पहले कौन सी बनी? पाली। सबसे पहले कौन सी बनी दोस्तों? पाली। फिर पाली भाषा का रूप बदला, फिर क्या बनी? प्राकृत। और प्राकृत का रूप बदल करके कौन सी बनी आपकी? अपभ्रंश। और अपभ्रंश का कौन सा प्रकार? सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश कहां कहां है? पश्चिमी हिंदी जिसको हम कह सकते हैं, राजस्थानी जिसको हम कह सकते हैं, गुजराती जिसको हम कह सकते हैं। तो इस सौरसेनी अपभ्रंश से ही तो हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है, जो कि भारोपीय परिवार की भाषा है, जो कि भारतीय आर्य भाषा परिवार या उत्तर भारत की भाषा बनी है। ऐसे ही थोड़ी होता है। छंद शास्त्र हम छंद पढ़ा दिए, दोहा याद कर लो, सोठा याद कर लो, नहीं। बच्चों हमें पता होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए कि छंद शास्त्र कहना क्या चाहता है, ये छंद निकल कर कहां से आया। तो छंद के दो प्रकार, वैदिक और लौकिक में ध्यान रखना। लौकिक रूप वह है जो जनता के करीब ज्यादा था। वैदिक रूप जो वेदों की भाषा है। वेद कठिन थे। जो चीज कठिन होती है जनता उसको बहुत ज्यादा दिनों तक सहन नहीं कर पाती। धीरे धीरे समय के साथ उसका पीछा छूट गया या उससे लोग दूरियां बनाते गए। आज वेदों को हम कह सकते हैं कि पवित्र ग्रंथों तक के नाम तक सीमित रह गए। हर कोई वेद अध्येता नहीं रह रहा, लेकिन हिंदी बहुत सारे विद्यार्थी आज भी हम आप और पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो चीज सरल होती है अपनाई ली जाती है, ग्राह्य होती है, ग्रहण कर ली जाती है। कठिन होगी, ग्राह्य नहीं होगी तो ग्रहण नहीं की जाएगी। तो लौकिक जो छंद हैं वो हमारे हिंदी में प्रचलन में है, और लौकिक छंदों के जो प्रकार हैं वो पढ़ते हैं। अब क्या? तो हम कहेंगे हिंदी में छंद के प्रकार। हिंदी में छंद के भेद। ये लो जी, बात आती है सर, सवाल ये आ जाए केवल छंद के कितने भेद होते हैं? आंसर दो ही होगा। अगर आपको ये लिखे हिंदी में छंद के भेद कितने होते हैं, तो भी मेरे दोस्तों दो ही लिखना। कितने लिखोगे? दो। और अगर आपको यही दे देता है केवल कि छंद के कितने भेद होते हैं, तो भी जवाब क्या होगा? दो होगा। अब हिंदी में छंद के जो दो भेद हैं वो कौन कौन से हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूं। क्या? एक होता है मात्रिक छंद, और एक होता है दोस्तों वर्णिक छंद। एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है दोस्तों क्या? वर्णिक छंद। कहने का मतलब, अगर आपसे पूछा गया है क्या कि हिंदी में छंद के भेद कितने हैं, हिंदी में छंद के भेद कितने हैं, तो सदैव याद रखना हिंदी में छंद के भेद होते हैं कितने? दो भेद। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। और दो भेद कौन कौन से हैं? तो आप पहला बता देते हो मात्रिक छंद, और दूसरा बता देते हो कौन सा? वर्णिक छंद। ध्यान दीजिए, मात्रिक को जाति छंद कहा जाता है, वर्णिक को वृत्त छंद कहा जाता है। ये उपनामों की चर्चा भी हम करेंगे। पहले हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आपको मूल व्याकरण की न देकर के, अगर आपको हिंदी या संस्कृत कोई विशेष नाम नहीं दे रहा और आपको केवल इतना ही पूछ लिया गया क्या कि छंद के प्रकार कितने होंगे, तो दो प्रकार, वैदिक और लौकिक। लेकिन ये पूछे कि हिंदी में छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो भी कितना आएगा जवाब? दो भेद। कौन कौन से? मात्रिक और वर्णिक। अब इनके उपभेदों पर हम और चर्चा करते हैं। मात्रिक को हम क्या कहते हैं? जाति छंद। क्या कहते हैं दोस्तों? जाति छंद। और ये क्या कहलाता है? वृत्त छंद। क्या कहलाता है? वृत्त छंद। ठीक है। फिर मात्रिक छंद के भी वापस से तीन भेद। और वर्णिक के भी दोस्तों पुनः तीन भेद। कौन कौन से हैं? सममात्रिक या केवल सम, विषम और अर्धसम। मात्रिक के तीन भेद नाम आपके समक्ष मैंने लिख दिए। क्या क्या? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्धसम मात्रिक छंद। इनकी परिभाषाएं अभी आपके समक्ष में प्रस्तुत करने वाला हूं। पहले केवल हमें यह ध्यान रखना है क्या
कि वे छंद जिनकी मात्राएं या जिनको मात्राओं के आधार पर पहचाना जाता है, तो सबसे पहला तो कौन सा हुआ, मात्रिक। और वे छंद जिन्हें वर्णों की संख्या के आधार पर पहचाना जाएगा वो कौन से होंगे, वर्णिक छंद। और वर्णिक छंद के भी वही 3 प्रकार। और कौन कौन से होंगे वर्णिक छंद के 3 प्रकार, वही सम, अर्धसम और विषम। सम, अर्धसम और विषम। यहां भी सम, अर्धसम और विषम। आपको इन चाहो तो इसको इसी क्रम में लिख सकते हो, सम, अर्धसम और विषम। सम, अर्धसम और विषम। अब जो आपका सममात्रिक या समवर्णिक, यहां तक दोनों नाम समान हैं, सममात्रिक या समवर्णिक है, इसके पुनः 2 भेद होते हैं। इसके पुनः कितने भेद होते हैं दोस्तों, 2 भेद होते हैं। एक नाम आता है क्या, साधारण, और एक नाम आता है क्या, दंडक। साधारण छंद और एक दंडक। यहां भी समवर्णिक के 2 भेद होंगे, जिसमें एक नाम आता है क्या, साधारण, और दूसरा नाम आता है दोस्तों दंडक। दूसरा नाम क्या आता है, दंडक आता है। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि जो छंदों के भेद होते हैं उसको एक चार्ट के रूप में, फ्लो चार्ट मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। ये इसलिए कि समग्र को हम अगर एक दृष्टि में दृष्टिपात करना चाहें तो आप इस तरीके से देख सकते हो, क्या कि अर्धसम, सम और विषम। उधर भी अर्धसम, सम और विषम। तो जो मात्रिक छंद हैं, वर्णिक छंद हैं, परिभाषाएं सभी की मैं देने वाला हूं। देखो परिभाषाएं कितनी बन गई, मात्रिक छंद 1 परिभाषा, वर्णिक छंद 2 परिभाषा, सम मात्रिक 3, अर्धसम मात्रिक 4, विषम मात्रिक 5, सम 6, अर्धसम वर्णिक 7, विषम वर्णिक 8, साधारण वर्णिक 9, विषम दंडक वर्णिक 10, साधारण मात्रिक 11 और दंडक मात्रिक 12। 12 पारिभाषिक शब्द हमारे पास आ चुके। सभी का हम परिचय प्राप्त करेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले केवल नामों से परिचित होना है। अब इतने सारे फ्लो चार्ट को दिमाग में कैसे सेव करना है, तो नाम कुछ नहीं करने, देखो मैं बता रहा हूं। नाम हमारे समक्ष कितने आ रहे हैं, 2। हिंदी में छंद के भेद कितने, 2। एक तो मात्रा के आधार पर, अभी अभी मैंने बताया छंद की संख्या हम गणना है, छंद का निर्धारण है, वह हम 2 ही प्रकार से कर सकते हैं। और 2 प्रकार हमारे समक्ष कौन कौन से हैं दोस्तों, तो एक तो नाम है हमारा मात्रा और दूसरा क्या है, वर्ण। या तो मात्रा की संख्या के आधार पर छंद की पहचान करेंगे या फिर वर्ण की संख्या के आधार पर हम छंद की पहचान करेंगे। अगर मात्रा के आधार पर कर रहे हो तो मात्रा के भी 3 ही प्रकार हैं, सम, अर्धसम और विषम, या सम, विषम, अर्धसम। वर्णिक के भी वही 2 प्रकार हैं, क्या क्या, सम, अर्धसम और विषम। अब परिभाषाएं क्या होती हैं, देखो अपने आप समझ में आएगा। मात्रिक छंद ऐसा छंद जिसमें मात्राओं की संख्या के आधार पर छंद की पहचान की जाती है, मात्रिक छंद कहलाएगा। वर्णिक छंद किसे कहेंगे, वे छंद जिनमें वर्णों की संख्या के आधार पर छंद के प्रकार की पहचान की जाती है, छंद के नाम का निर्धारण किया जाता है, वो वर्णिक छंद कहलाएगा। सम का मतलब जिसमें मात्राएं सम हो, अर्धसम का मतलब जिसमें आधे आधे में सम हो, और विषम का मतलब जिसमें सभी में अलग अलग हो। तो ये छंद मुक्त हो गया, ये छंद मुक्त हो गया। यहां पर भी देखो वर्णिक छंद का मतलब क्या हुआ, वे छंद जिसमें वर्णों की संख्या के आधार पर छंदों का निर्धारण किया जाता है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, समवर्णिक किसे कहेंगे, वे छंद जिसके सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो। जैसे अभी अभी मैंने आपको द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण दिया था। इधर जैसे सम में आता है आपके चौपाई छंद, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हम पढ़ते हैं। चौपाई में हम जैसे प्रत्येक चरण में हम 15-15 मात्राएं पढ़ते हैं। अर्धसम की बात आती है जैसे दोहा, सोरठा है, रोला है, जिसमें आधे आधे चरणों में मात्राएं समान होती हैं। यहां पर अर्धसम मात्रिक की बात करें, जैसे आपके समवर्णिक की बात करें, अभी मैंने बताया द्रुत विलंबित होए नभबरा, अर्थात नगण, भगण, भगण, रगण, सभी चरणों में एक जैसा होता है, एक जैसा ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें अर्धसम, ऐसे वर्ण छंद जिसमें आधे वर्ण की या आधे चरणों में वर्णों की संख्या समान और आधे चरणों में वर्णों की संख्या समान। जैसे ये मान लीजिए
सम और विषम समझो। अगर सब में जैसे 11-11 मात्राएं हैं, इसका मतलब तो हो गया सममात्रिक। और एक में जैसे 11 हैं, एक में जैसे 11 और एक में 13, यहां भी 11 और यहां भी 13, तो आधे में 11-11 और आधे में 13-13, इसे कहेंगे अर्धसम। अगर मात्रा है तो अर्धसम मात्रिक, और अगर ये वर्ण है तो अर्धसम वर्णिक। और अगर सभी 11-11 होते, अगर सभी 11-11 होते तो अगर मात्राएं होती तो सममात्रिक, और अगर वर्ण होते तो समवर्णित। और यदि यहां पर 11, यहां पर 14, यहां पर 15, यहां पर 16, सभी में अलग अलग होते और मात्राएं होती है तो इसको कहते हैं विषम मात्रिक, और यदि ये वर्ण होते तो इसको कहते हैं विषम वर्णिक। इसे क्या कहते हैं? विषम वर्णिक। अब बात आती है साधारण छंद की और दंडक छंद की। पूरी चीज वापस से समझ लीजिए। मात्राओं की संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण करें तो मात्रिक छंद, वर्णों की संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण हो तो वर्णिक छंद। अगर मात्राओं की संख्या समान है तो सममात्रिक, आधे आधों में समान है यानी कि पहले और तीसरे चरण में समान हो, दूसरे और चौथे चरण में, जैसे विषम चरणों में एक जैसी, सम चरणों में एक जैसी, तो उसको कहते हैं अर्ध सममात्रिक। सभी में अलग अलग है तो विषम मात्रिक। ऐसे ही समवर्णिक क्या होगा? यदि सभी वर्णों में या सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो तो समवर्णिक। यदि आधे आधे चरणों में वर्णों की संख्या समान है तो अर्ध समवर्णिक, और यदि सभी चरणों में वर्णों की संख्या असमान है तो विषम वर्णिक छंद हो गया। तो परिभाषाओं की चर्चा हम शुरू करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।